जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ है जबकि एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। एनकाउंटर के इलाके के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, ऑपरेशन जारी है। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, एनकाउंटर के हवाले से इस वक्त क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी तक जो ये गोलियों का तबादला कल रात से चल रहा था, अभी कुछ देर के लिए सुबह ये रुक गया था। तो इसका जो जिस मकान में ये मिलिटेंट छुपे थे उस मकान के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा था, तो अब जेसीबी उन्हें लाया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको क्लियर करने के लिए। तो इस दौरान जो मलबे के नीचे कुछ मिलिटेंट अभी भी छुपे होने की का उन्हें फायर किया फोर्सेस से और दोबारा गोलियों का तो तबादला हो वो शुरू हुआ। लेकिन अभी तक जो है इतला यही है कि एक ही मिलिटेंट इसमें मारे जाने की इतला है और कहा जाता है यही कि अभी भी कुछ मिलिटेंट इसमें छुपे हैं। लगभग तकरीबन 3 मिलिटेंट अभी भी जिंदा है, 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं। उनको मार गिराने की कार्रवाई जो है वो जारी है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके आखिरी रसूमात कब अदा किए जाएंगे? और दूसरा ये कि एक और जवान जो शदीद जख्मी है उनकी कंडीशन इस वक्त कैसी बताई जा रही है? देखिए, जो फौजी जवान जो इसमें मारा गया तो उसकी जो शदीद जख्मी हुआ था उसको 92 बेस हॉस्पिटल जो श्रीनगर का है फौजी हॉस्पिटल, वहां उसको ट्रीटमेंट के लिए लिया जाया गया था। वहां वो जख्मी की ताब न लाकर चल बसा। तो इस वक्त उसकी जो जसद खाकी है वो श्रीनगर के जो बादामी बाग कंटोनमेंट एरिया है वहां पर, और दूसरा जवान जो जख्मी है उसका इलाज भी वहीं पर जो श्रीनगर का आर्मी हॉस्पिटल है वहां चल रहा है। जी, साथ ही साथ इस इलाके में इस वक्त कैसे सूरत हाल? पूरा इलाका जो है, जैसे कि एनकाउंटर साइट के इर्द गिर्द जो जितने भी इलाके हैं, पहले फौज ने जो एनकाउंटर साइट है वहां अपने मुहासरे में लिया है और जो बाकी इलाके जो है, जो भी रास्ते इस इलाके को जाने वाले वो पुलिस और सीआरपी अपनी पहले से सील कर दिए हैं ताकि कोई भी अफराद एनकाउंटर साइट की तरफ न जा सके। इसलिए हालात जो है, और पुलवामा टाउन की अगर बात करें यहाँ पर भी जी गया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और सीआरपी की तैनाती अमल में लाई गई है और मोबाइल इंटरनेट खिदमत जो है वो पहले ही यहाँ पर मुअत्तल कर दी गई है। बिल्कुल बिलाल, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक बार फिर ड्रोन देखा गया है। आज सुबह 4:25 पर अर्निया सेक्टर में छोटा हेक्साकॉप्टर देखा गया। बीएसएफ के मुताबिक ड्रोन पाकिस्तान ने भेजा था। ड्रोन ने बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान की जानिब फौरन लौट गया। बीएसएफ के मुताबिक इलाके पर नजर रखने के लिए ये ड्रोन भेजा गया था। वज़ीर ममलिकत जी किशन रेड्डी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। किशन रेड्डी बीएसएफ के आईजी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात बीएसएफ के हेडक्वार्टर पर होगी। मरकजी वज़ीर ममलिकत जी किशन रेड्डी को वहां के हालात से वाकिफ कराया जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि लगातार जम्मू में ड्रोन देखे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी अर्निया सेक्टर में ड्रोन देखा गया है और वहीं वज़ीर ममलिकत जी किशन रेड्डी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। बीएसएफ के आईजी से जी किशन रेड्डी मुलाकात करेंगे। तमाम तर जो हालात है, जो सूरत हाल बने हुए हैं, उनसे जी किशन रेड्डी को वाकिफ कराया जाएगा। हाई अलर्ट पर जम्मू है और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं तो इस हवाले से सिक्योरिटी को जो है अलर्ट रखा गया है। सिक्योरिटी तमाम तरह इक़दाम कर रही है। वही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जैमर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो ये ड्रोन लगातार नज़र आ रहे हैं उनके सिग्नल्स को जैम किया जा सके। वहीं इस पूरे हालात को लेकर के जो होम मिनिस्ट्री है वो भी नज़र बनाए हुए हैं। जी किशन रेड्डी जो है जम्मू का दौरा करने वाले हैं। तमाम तर जो सूरत हाल बनी हुई है उनसे जी किशन रेड्डी को वाकिफ कराया जाएगा। बीएसएफ के आईजी से मुलाकात करेंगे और वो उन्हें तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ कराएंगे कि किस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं और ड्रोन
से जो सूरत हाल बनी हुई है उससे किस तरह से निपटा जा रहा है और आगे क्या कुछ लाहे अमल होना चाहिए, उस पर भी बात होगी और तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखी जाएगी। हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। समीर, जम्मू में ड्रोन का दिखना लगातार जारी है, ऐसे में जी किशन रेड्डी जम्मू का दौरा करने वाले हैं, हालात का जायजा लेने वाले हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मोअस होम कुछ ही वो ऑलरेडी जम्मू पहुंच गए हैं और अब उनका जो शेड्यूल है, सबसे पहले वो जाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वहां पे कटरा में, और उसके बाद शाम को बीएसएफ के ऑफिशियल से उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बीएसएफ के जो यहाँ ऑफिशियल्स हैं जम्मू फ्रंटियर के, उनके साथ वो बात करेंगे। और जो ड्रोन कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, कई जगहों पे वो उड़ रहे हैं। पिछले 6 दिन की बात करें तो 13 ड्रोन यहाँ जम्मू के मुख्तलिफ एरियाज में देखे गए। आज सुबह भी अरनिया सेक्टर में 4:25 पर ड्रोन देखा गया, जो कि जो अरनिया सेक्टर में देखा गया, और सुमाल कैपेसिटी का ड्रोन था, और वह उस पर फायर किया गया, वापस चला गया। लेकिन यहाँ पे ड्रोन चलने का, उड़ने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। सिर्फ कल ही एक दिन था जब कोई ड्रोन नहीं दिखा था पाकिस्तान का कहीं पे भी, लेकिन पिछले कई दिनों से, चाहे रत्नोचक हो, कालूचक हो, मीरा साहब हो, कुंजवानी हो, और अब यहाँ अरनिया सेक्टर जो कि लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडो पाक, वहां पे ये देखा गया। तो कुल मिला के एक कंसर्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मानती है कि ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं उनको एक टास्क दिया जाता होगा कि वो इंडिया की जो यहाँ पे जम्मू में इंस्टॉलेशंस है, कैंप्स हैं, उनकी वो निगरानी करे, उसका वो मॉनिटर करे कि क्या क्या है। तो जाहिर तौर पर हमारी सिक्योरिटी एक्सपोज हो रही है, सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो उसी को देखते हुए जितने भी स्टेप्स उठाने हैं, किस तरह से इस चीज को रोका जाए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। जब मोअस होम यहाँ पे बात करेंगे ऑफिशियल से, बीएसएफ के ऑफिशियल से, हो सकता है कि वो खुफिया एजेंसीज की जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करेंगे, एनआईए के ऑफिशियल से बात करें, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत तेजी से चल रही है। जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में जो हमला हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन भी लगातार चल रही है, उसमें भी कई लीड मिले हैं, कई सबूत मिले हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जाहिर तौर पर जो ऑलरेडी सिक्योरिटी सिनेरियो है, क्योंकि अगर हिंटरलैंड में ड्रोन देखे जा रहे हैं तो बॉर्डर पे ज्यादा इसका खतरा रहता है, क्योंकि वहां पे बॉर्डर नजदीक है, और बॉर्डर पे जितना भी हमारे सेंसिटिव प्लेसेस हैं, सेंसिटिव जगहें हैं, चाहे वो बीएसएफ के हैं, आर्मी के हैं या गवर्नमेंट के हैं, तो उसमें उनको किस तरह से महफूज रखना है, किस तरह सिक्योर रखना है, आगे उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए, क्या कैसे स्टेप उठाए जाए, क्या क्या स्टेप उठाए जाए, उस पर बात होगी। तो कुल मिला के वो रिव्यू करेंगे सिक्योरिटी सिनेरियो का, और आगे की हिकमत अमली जो बनानी है उस पर बात करेंगे। तो ये एमओएस यहाँ पे विजिट करके सारे सिनेरियो जो है उसका एक रिव्यू लेंगे। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेशन है, मैंने जिस तरह कहा कि बहुत तेजी से चल रही है इन्वेस्टिगेशन। कल ही जो है जो वहाँ पे धमाके के जो पुर्जे हैं या जो सामान है वहाँ पे उसको चंडीगढ़ भेजा गया है, उसकी जो वहाँ पे जांच की जा रही है। यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन है कल भी जारी रहा, जम्मू के कई इलाकों में, खासकर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के जो नजदीक गांव है वहां पे सर्च ऑपरेशन चलता रहा, और लोगों को कहा गया है कि अगर कोई भी कहीं पे भी उनको कोई ड्रोन जैसी चीज मिले तो वो फौरन पुलिस को इतला दे। यहाँ के जो फोटोग्राफर हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं जम्मू में, उनको भी कहा गया है कि वो ताउन दे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो उनके पास ड्रोन है उनकी मालूमात उसको सरकार के साथ साझा करे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साझा करे। तो कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से, एनआईए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस चीज पर जो है, इस चीज जो हुआ है पिछले कई दिनों से लगातार चीजें हो रही हैं उसको देखा जाए, उसको मॉनिटर करके इस केस को सुलझाया जाए। तो जाहिर तौर पर एक चुनौती है, एक चैलेंज है सरकार के लिए भी, और इसीलिए जो दिल्ली से लेकर जम्मू तक माथापच्ची का चल रहा है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, उस पर माथापच्ची चल रही है कि किस तरह से जो ड्रोन की जो बड़ी एक्टिविटी सामने आई है, ड्रोन का एक बड़ा चैलेंज और बहुत एक, हम ये कह सकते हैं सिक्योरिटी के तनाजुर से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, उसको किस तरह से रोका जाए, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। जी
बिल्कुल समीर, एक बहुत ही बड़ी चुनौती और डायनामिक्स जो वॉरफेयर के होते हैं या फिर जिस तरह से टेरर एक्ट्स होते हैं उनका एक डायनामिक चेंज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। ऐसे में इकदाम सारे ही किए जा रहे हैं लेकिन प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है इस तरह के हालात से अभी निपटने के लिए। समीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। दरभंगा से इस वक्त जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा धमाका केस, आपको बता दें, इमरान और नसीर को पटना लाया गया है। एनआईए की टीम हैदराबाद से लेकर पटना पहुंची। पटना में एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा। पूरा मामला दरभंगा धमाका केस से जुड़ा हुआ। इमरान और नसीर को पटना लाया गया है। एनआईए की टीम हैदराबाद से लेकर पटना पहुंची। पटना में एनआईए की अदालत में दोनों को पेश किया जाएगा। नाज़रीन, आपको अहम खबर दरभंगा से जुड़ी हुई बता रहे हैं। इमरान और नसीर को पटना लाया गया है, हैदराबाद से पटना लाया गया है और दोनों को ही अदालत में पेश किया जाएगा। एनआईए की अदालत में इमरान और नसीर दोनों को पेश किया जाएगा। दरभंगा धमाका मामले से जुड़ी हुई ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए अदालत में इमरान और नसीर को पेश किया जाएगा। एटीएस के ऑफिस में ले आया गया है और फिलहाल ये एटीएस के ऑफिस में अंदर जाने की मीडिया कर्मियों को मनाही है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है एटीएस ऑफिस में, वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या हुआ। भीड़ नहीं लगाइए सर, भीड़ नहीं लगाइए, यहाँ पे साइड हो जाइए आप लोग। फिलहाल मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की मनाही है और अब मीडिया कर्मियों को इंतजार होगा कि कितनी देर में ये जो दोनों संदिग्ध हैं, जो दोनों आतंकी हैं, इनको एनआईए की टीम अब एटीएस ऑफिस से बाहर लेकर निकलते हैं। कई ऐसे पहलू हैं जिसको एटीएस भी अपने लेवल पर खंगालना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर बिहार से जुड़ा हुआ ये मामला है और एटीएस ने भी इस पूरे मामले की अपने स्तर पर छानबीन की थी। एटीएस की टीम दरभंगा पहुंची थी और दरभंगा में कई पहलुओं को एटीएस ने खंगाला था और वो संतुष्ट होना चाहती है, क्योंकि बिहार में जितने भी टेररिस्ट एक्टिव तो नाज़रीन, आपको बता दें पूरा मामला दरभंगा का है, जहां पर दरभंगा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर पार्सल मिला था। पार्सल में एक्सप्लोजन हुआ था। हालांकि उस एक्सप्लोजन में कोई इंजर्ड नहीं हुआ था, लेकिन लश्कर तैयबा के जो दहशतगर्द है उन्होंने ये धमाका किया था और इसी हवाले से जो इमरान और नसीर है उनको हैदराबाद से पटना लाया गया है। यहाँ पर एनआईए की अदालत में दोनों को पेश किया जाएगा। है भोपाल में आर्जी तौर से मुकीम मंडला जिले के 2 मुस्लिम बहनों को मुबैना तौर पर इश्क के जाल में फंसाकर दोनों लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करने और फिर उनकी जान लेने की कोशिश के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने रायसीन जिला अस्पताल पहुंचकर जख्मी दोनों लड़कियों से मुलाकात की और उनके इलाज को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया और अस्पताल इंतजामिया से बात की। आरिफ मसूद ने इस मामले में वज़ीर आला शिवराज सिंह को निशाना बनाते हुए कहा कि तब्दीली मजहब के नाम पर बोलने वाले वज़ीर आला शिवराज सिंह की इस मामले में खामोशी अफसोसनाक है। वाज़ेह है कि दोनों मुस्लिम बहनें काम की तलाश में भोपाल आई थी, जहां उनकी मुलाकात निखिल और अंकित परिहार नामी लड़कों से हुई थी। देर असना काम की तलाश और मुलाकात में इनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी और जब उन्होंने तब्दीली मजहब और शादी करने से इनकार कर दिया तो रायसीन के सिलवानी के जंगल में ले जाकर जान से मारने की साजिश रची गई। दोनों लड़कियों को मुर्दा समझकर घाटी के जंगल में फेंक दिया गया था। उधर से गुजरने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर ने जब उन्हें देखा तो उसकी इतला फौरन पुलिस को दी गई और उन्हें रायसीन के जिला अस्पताल में लाकर दाखिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में निखिल गौर, किरण परिहार और अंकित पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा खराब हालात है मध्य प्रदेश में, बड़े दर्दनाक हालात हैं जिस तरह से अपन देख रहे हैं।
और ये एक सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धर्मांतरण को जो देती है, ये साबित हो रहा है कि धर्मांतरण का प्रलोभन, धर्मांतरण के नाम पे जबरिया हरकतें कौन कर रहा है। अब ये साबित हो गया कि एक मुस्लिम समाज की बच्ची के साथ होता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो धर्मांतरण को लेकर जगह जगह चौराहों पे चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गलियों में नारे लगा के शहर का माहौल ख़राब करते हैं, नफरतें फैलाते हैं, तो अब मेरा उनसे दरख्वास्त है कि आज 3 दिन हो गए एक मुस्लिम समाज की बच्ची के साथ इस तरह का दादागिरी जबरिया करके उनको जंगल में ले जाया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, मारा जाता है। अब इस पर वो सब चुप हैं। अब ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान आता है, ना गृह मंत्री का बयान आता है, ना मध्य प्रदेश में कहीं धर्मांतर की चर्चा होती है। तो मैं उनसे मारूफ शायर मुनव्वर राना के घर पर आधी रात के बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस ने दबिश दी और बगैर बताए हुए घर में दाखिल हो गए। पुलिस की अचानक छापे से घर की खवातीन 1 बजे रात में मैं यहाँ बीमार ऊँट की तरह मैं मर रहा था। मैंने दवा भी दिन भर यही सब टेंशनबाजी चलती ही रही कि 1 बजे रात में आया और दरवाज़ा बड़बड़ाया। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं जो जा करके दरवाज़ा खोल सकूँ। एक मुलाजिम है मेरा जो मुझे पकड़ के बाथरूम या कहीं भी ले जाता है। दरवाज़ा खोला गया, 2-3 लोग आए, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा बताइए क्या बात है बेटी, क्या कोई परेशानी? तो कुछ बोलने की ना उन्होंने आखिर तक वो मेरे पास आए नहीं। मैं उनसे ये कहता रहा, मैंने कहा कि देखिए अगर कोई ऐसा आप अपने स्टार बढ़वाना चाहते हैं तो आप मुझे ले चलिए, पकड़ लीजिए और कहिए कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसकी ट्रेनिंग में औरंगज़ेब भी था और दाऊद इब्राहिम भी था, जितने एलिटेंट मिलिटेंट सेलिटेंट हैं सब मेरे अंडर में थे, उसको पकड़ लिया गया है। आपके फ़ौरन स्टार और चमकने लगेंगे। लेकिन वो हमसे उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ घर पे मेरी लड़कियों को, मेरी नवासियों के साथ बदतमीज़ी की, मेरी बहू के साथ जा कर के जब वहाँ उन औरतों ने हंगामा किया तो एक लेडी पुलिस मंगवाई गई भाड़े की कि केस को बनाने के लिए। जो मेरा ये दरबान है अपार्टमेंट का, उसको बोल दिया गया कि तुम इसमें कुछ दर्ज मत करना कि हमारे यहाँ कि हम लोग यहाँ आए थे या नहीं आए थे। साहब ये तो गुंडागर्दी है, इसमें फिर आप मुझे ले चलिए किसी झाड़ी में मार के फेंक दीजिए। और आप नहीं मारेंगे, आज मैं चिट्ठी लिखूँगा मैं अभी कि मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मेरा कोई जो 70 बरस का जो कैरियर है वो कोई मुजरिम का नहीं है। हमारे बेटे के खिलाफ कोई भी FIR नहीं है। हमने इस देश का, लोग कहते हैं कि गौरव बढ़ाया है। हमने इस देश को लूटा नहीं है। हम यहाँ इस मुल्क में अगर हम आए थे तो हम यहीं दफन हो गए। हमारे बुजुर्गों की कब्रें यहीं हैं। हम पाकिस्तान भी नहीं गए, हम किसी लहर। मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में अक़लियती समाज के तालिबात को 5 लाख से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी है और इन 2 सालों में तकरीबन 305 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। स्कॉलरशिप की तक़सीम पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से अक़लियती समाज की तालिबात के लिए बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप की अहम स्कीम चलाई जाती है। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की तालिबात को पिछले 2 सालों में लगभग 5.5 लाख स्कॉलरशिप दी गई है। फाउंडेशन से मिले आदादो-शुमार के मुताबिक साल 2019 से 20 में 2.5 लाख स्कॉलरशिप दी गई और 168 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2020 से 21 में 3 लाख से ज्यादा स्कॉलरशिप दी गई और 137 करोड़ खर्च किए गए। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के मेंबर बिलाल जैदी के मुताबिक अक़लियती तालिबात का ड्रॉप आउट कम करने के लिए हुकूमत पूरा जोर लगा रही है। पहले क्या होता था, एजुकेशन के अंदर मुस्लिम समुदाय की बच्चियां बीच में ड्रॉ आउट कर जाती थी क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती थी। लेकिन इस स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको एजुकेशन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप शुरू की थी। इसके माध्यम से अब जो ड्रॉप आउट का जो रेशियो है वो बहुत नीचे आ गया है। उत्तर प्रदेश में 2019 से 20 तक स्कॉलरशिप की तकसीम कुछ इस तरह की गई। 9वीं जमात की तालिबात को 10,099 स्कॉलरशिप मिली। 10वीं जमात की तालिबात को 11,986 स्कॉलरशिप मिली। 11वीं जमात की तालिबात को
8 स्कॉलरशिप मिली, तो वहीं 12वीं जमात की तालिबात को 11,075 स्कॉलरशिप मिली। 2020 से 21 तक यूपी में 9वीं क्लास की तालिबात को 13,307, 10वीं क्लास की तालिबात को 10,941, 11वीं जमात की तालिबात को 12,206 और 12वीं की तालिबात को 9,765 स्कॉलरशिप अदा की गई। वहीं गुज़िश्ता दिनों सुर्खियों में रहे मगरिबी बंगाल की अगर बात की जाए तो 9वीं जमात की तालिबात को 11,765 स्कॉलरशिप मिली, 10वीं जमात की तालिबात को 12,021 स्कॉलरशिप मिली, 11वीं जमात की तालिबात को 5,633 स्कॉलरशिप मिली, तो वहीं 12वीं जमात की तालिबात को 11,400 स्कॉलरशिप मिली। दूसरी जानिब 2019 से 20 तक जम्मू कश्मीर में 9वीं जमात की तालिबात को 48 स्कॉलरशिप मिली, 10वीं जमात की तालिबात को 48 स्कॉलरशिप मिली, 11वीं जमात की तालिबात को 31 स्कॉलरशिप मिली, तो वहीं 12वीं जमात की तालिबात को 22 स्कॉलरशिप मिली। 9वीं जमात की तालिबात को 368 स्कॉलरशिप मिली, 10वीं जमात की तालिबात को 324 स्कॉलरशिप मिली, 11वीं जमात की तालिबात को 422 स्कॉलरशिप मिली, तो वहीं 12वीं जमात की तालिबात को 308 स्कॉलरशिप मिली। स्कीम के तहत 9वीं 10वीं की तालिबात को 5,000 सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है। 11वीं व 12वीं की तालिबात को 6,000 सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कूली तालीम में तालिबात के लिए काम करने वाली समाजी कारकुन शबाना का कहना है कि स्कॉलरशिप स्कीम मुस्लिम तालिबात के ड्रॉप आउट को रोकने में अहम रोल अदा कर रही है। देखिए, आपको पता ही है कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर लड़कियों की जो एजुकेशन है वो बहुत ही पीछे है, और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो भी स्कॉलरशिप्स दी गई हैं उसमें मैंने जो ग्राउंड लेवल पे महसूस किया है, लड़कियों को बहुत हेल्प कर रही है। अगर 12 रियासतों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के आदादोशुमार को देखा जाए तो 2020 से 21 में 9वीं जमात की तालिबात को 44,362 स्कॉलरशिप मिली, 10वीं जमात की तालिबात को 43,869 स्कॉलरशिप मिली, 11वीं जमात की तालिबात को 41,788 स्कॉलरशिप मिली, तो वहीं 12वीं जमात की तालिबात को 42,109 स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप को लेकर गुज़िश्ता 2 साल के आदादोशुमार खास तौर से जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी कम हैं, लेकिन वजारत के अफसरान का कहना है आने वाले वक्त में ये नंबर काफ़ी बढ़ने वाला है और जम्मू कश्मीर की तालिबात को बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप मिलेगी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।